हेलो विद्यार्थीगण, मैं श्री कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से स्वागत करता हूं। विद्यार्थी को इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें अनुशासन और निरंतरता, सफलता का ये दो पर्याय है। सफलता तभी मिलती है जब आप निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ लगातार निरंतर प्रयास करते हैं और प्रयास के लिए आपके पास एक अकेला, सुने ना, साथी हाथ बताना, एक अकेला थक जाएगा। तो अकेले आप कितना पढ़ें? तो अकेले का क्या है, तो वहां पर किताब आपको चाहिए जो आपके परम मित्र, वफादार मित्र, सहयोगी मित्र है। और वो मित्रता का बोध ईमानदारी के साथ आपके यूनिक भारती का जो पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट दोनों है। यदि इसे आप अपना दोस्त बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, तो सफलता का पर्याय बन जाते हैं। और आइए हम लोग अभी PYQ देख रहे हैं। देखिए आपके सामने आज का जो क्वेश्चन है 2/4/2024। आपने देखा कि 2025 में सामान्य अध्ययन का प्रश्न 91 नंबर से, तो 2024 में वो 71 नंबर से। क्वेश्चन तो 20 का 20 है, लेकिन उसकी नंबरिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तो आज आपको कितना पढ़ना है, तो आइए 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कहाँ शुरू करता है। यह है सामाजिक अध्ययन, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल, अर्थात पहला क्वेश्चन जो है। अब देखिएगा लगातार निरंतरता में कि पहला क्वेश्चन सामान्य अवस्था में इतिहास, और इतिहास का जो जितना भी प्रश्न होता है वो प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही अधिक पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ शुरुआत करना है, आइए प्रश्नों को देखें। कहता है हल्के और तेज चलाने वाले जहाज कैरावल अटलांटिक महासागर के विशाल सागरीय क्षेत्र को पार करने के लिए मजबूत और हल्का जहाज की जरूरत थी। कैसा जहाज की जरूरत थी? जो जहाज मजबूत हो, जो सागर के तूफान को भी झेल ले, और हल्का हो जो आसानी से, क्योंकि तब नाव को पतवार से खेते थे तो आसानी से वह यात्रा कर सके, क्योंकि अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए। और समान अवस्था में पुर्तगाल और स्पेन जो सागर तट पर अवस्थित था, यूरोप का तुलनात्मक रूप से गरीब राज्य था। मछली का व्यवसाय करना, समुद्र में मछली पकड़ना जिनकी जीवन की आवश्यकता थी, वो लोग थोड़ी सी शिकारी प्रवृत्ति के थे, सागरीय क्षेत्र से बड़े ही भली भांति परिचित थे। उन लोगों ने जो है इसका निर्माण, कहता है किसके द्वारा, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया। अभी बताया कि जो है इन लोगों की कमजोर राह से पुर्तगाली, ऐसे आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री ही भारत पहुंचे थे, वास्को डी गामा, कब 1498 में। और यहां तक कि पुर्तगालियों के द्वारा ही बनाए गए इस जहाज का प्रयोग कोलंबस ने इस जहाज का प्रयोग करते हुए अमेरिका की खोज, यूएसए की खोज किया। डच मतलब क्या हुआ? हॉलैंड। डच मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड। डच भी भारत में व्यापार करने आया था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और पटना में सबसे पहले जो है, हम पटना में देखते हैं 1632 में डच ने ही, आज का जो बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज से लेकर के वो उस क्षेत्र डच का क्षेत्र हुआ करता था। यूनानी तो प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार किया करते थे। छठा क्लास का किताब पढ़िएगा तो क्या कहते हैं, अरिकमेडू बंदरगाह था जहां यूनानी लोग भारत में व्यापार किया करते थे। अब देखिए कितने प्रश्न को आप एक साथ हल किए। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपके हाथों में यूनिक पब्लिकेशन का बुक हो, उस बुक से आप अपने नॉलेज को कितना इजाफा कर सकते हैं, कल्पनातीत है। हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज, लेकिन शर्त तो है कि पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सफलता तो
बिना मेहनत के मिलेगी नहीं, है ना। वाणिज्यिक अनाज की खेती निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी आवश्यकता की पूरा करने के साथ साथ थोड़ा सा बेचकर धन की भी प्राप्ति कर ले। एक होता है नकदी फसल, एक होता है नकदी फसल, जिसका उद्देश्य केवल वाणिज्य करना, केवल व्यवसाय करना होता है। नकदी फसल में क्या है, चाय, कहवा, या कॉफी बोलते हो, गन्ना। लेकिन यहां वाणिज्यिक है, अर्थात अपनी आवश्यकता भी पूरा करें और धन भी कमाएं। तो गेहूं और मक्का ये दोनों जो है, गेहूं आपको ज्ञात है कि भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मक्का भारत का चौथा, क्योंकि नंबर 3 पर कौन, ज्वार आता है। पहला नंबर पर चावल, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 ज्वार और नंबर 4 मक्का। ये भारत की 4 मुख्य खाद्यान्न वाणिज्यिक फसल हो जाता है। आंसर आपका हाजिर हो गई। कौन सी फसल गोल्डन फाइबर, देखिए क्वेश्चन को आप देखिएगा कि कितना बार, लगभग अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीसरा बार इसे पूछा जा चुका है। गोल्डन रंग कैसा होता है, सुनहरा। किसका सुनहरा, बोलो गेहूं। गेहूं जो है, गेहूं के दाने उसको तो गोरापन में क्या कहते हैं, गेहुआ रंग, मतलब गोरा रंग है, तो सुनहरा तो होता नहीं। गेहूं मुख्य खाद्य, इसमें रेशा है कहाँ, अरे फाइबर के मतलब उसमें रेशेदार। जब जब बोला गया फाइबर, तो फाइबर मतलब क्या हुआ, रेशेदार। तो बोलो रेशेदार है। गेहूं में रेशा होता है, नहीं। मूंगफली में रेशा होता है, नहीं। मूंगफली में छिलका होता है। धान में छिलका होता है, धान से छिलका हटा चावल बनते। देखो जूट, रेशेदार फाइबर दो ही है, एक कपास और एक जूट। कप तो गोल्डन क्योंकि उसका रंग सुनहरा है। चावल जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है, गेहूं दूसरा खाद्यान्न फसल है। मूंगफली का मूलतः प्रयोग दलहन तिलहन में, मूंगफली से तेल भी बनता है। भारत में सबसे अधिक फसल जो है कहाँ होती है, गुजरात में। मूंगफली और चावल, मूंगफली और चावल कैसी फसल है, ये खरीफ फसल है। गेहूं कैसी फसल है, तो ये रबी फसल है। जूट कैसी फसल है, तो ये भी खरीफ फसल है। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया, रॉलेट एक्ट। इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा, काला कानून। नो अपील, नो वकील और नो दलील। नो अपील, नो वकील और नो दलील। ये कानून कब आया, तो 1919 में आया। किस लिए आया, संदेह के आधार पर। ये भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके पास दोहरा लाभ होता है कि हो सकता है, चलिए आप प्रीवियस ईयर में 25 सेट बना लेते हैं तो क्या पता 20 में 5-7 क्वेश्चन आपको उसी प्रीवियस ईयर से ही टैली कर जाए। 1919 में यह अधिनियम लाया गया था। इसके द्वारा संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक, बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक किसी भी भारतीय को बंदी बनाया जा सकता था। अर्थात क्यों बंदी बनाना था, कि भाई कोई आंदोलन नहीं करो, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष मत करो, अंग्रेजों के खिलाफ लिखो नहीं अखबार में, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भाषणबाजी नहीं हो। अब देखिए, तो शिक्षण संस्थान का नहीं है, तो काला बाजारी के लिए नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियां पर अंकुश लगाने। अब ये विकल्प हो सकता है, विकल्प दूसरा लिख दे, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर रहे राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया हो, यह भी क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। अब यहां पर आप देखते हैं कितने सवाल जाने। रॉलेट एक्ट को काला कानून किस कानून को कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया।
इसमें कितना दिन तक किसी को बंदी बना सकते संदेह के आधार पर, 2 वर्ष तक का, एक तो उत्तर आपका हो ही गया। या इसका क्यों लाया गया था, तो राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने, 5 क्वेश्चन। तो हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज। आइए, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास टॉम्बे एंड सन प्रकाशित हुआ 1848। इसकी शुरुआत 1846 से ये किस्त में, जैसे होता है धारावाहिक, तो किस्त दर किस्त इसे, और अंतोगत्वा 1848 में ये बनकर तैयार हो गया। चार्ल्स डिकेंस एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुआ करते थे, अंग्रेजी में बड़े फेमस थे। अब यहाँ पर घटना में देखिए 1856 की महत्वपूर्ण घटना में क्या शामिल है। 1856 में यदि हम देखें तो विधवा पुनर्विवाह भारत में जो है क्या होता है, तो विधवा पुनर्विवाह होता है। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1850 में तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है नहीं, 1748 भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम में शामिल नहीं है। अगला ये सांभर झील, भारत का सबसे अधिक खारा पानी का झील। क्या कह सकते हैं, सर्वाधिक खारा पानी, सर्वाधिक खारा पानी का झील है भारत का, विश्व का नहीं। यदि हम विश्व स्तर की बात करें, ये तो भारत का हुआ, विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो सबसे खारा कहाँ का है, वो है तुर्की। तुर्की का लेक बॉन, तुर्की का लेक बॉन ये विश्व का सबसे खारा झील है। झील किसको कहते हैं, चारों ओर स्थल बेसिन से घिरा हुआ विशाल जल मार्ग, जल को झील कहते हैं। तो सांभर झील कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सब, अब देखो झारखंड में है तोपचांची, तोपचांची झील जो है वो झारखंड का है। बिहार में कई झील, उसमें सबसे बड़ा बेगूसराय का क्या है, बेगूसराय का कांवर झील। जमुई का नागी नकटी झील, जमुई का नागी नकटी झील है ना। गुजरात का कौन है, नल सरोवर झील। नल सरोवर गुजरात का कौन सा झील है, गुजरात का है नल सरोवर, नल सरोवर झील। अब बोलो एक झील की जगह कितने झील के बारे में आप जान गए। भारत का जो सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, उड़ीसा का वो भी खारा पानी का झील है। यदि गिन लो तो क्या है, सर्वाधिक खारा पानी का झील, एक तो उत्तरी स्वतः हो ही गया, ये एक देखो बिहार का कांवर झील, बिहार का नागी नकटी झील, गुजरात का नल सरोवर झील, विश्व में तुर्की का 5। अब देखो तोपचांची, अर्थात एक सवाल पर 6 सवाल, 6 अलग अलग प्रकार से प्रश्न। अरे जब ये पूछ सकता है सांभर, तो कल पूछ सकता है झारखंड का झील कौन है। बिहार का तो खैर आपका प्रश्न है तो बिहार से तो पूछ ही सकता है कि कांवर झील कहाँ है या बिहार का झील कौन है ना। अगला जो सवाल है, एटलस मानचित्र पर किस प्रकार के मापक पर खींचे गए। अब बोलो एटलस पर देखते हो, हर विद्यार्थी ने एटलस देखा होगा, शायद आपके घर में भी एटलस होगा। स्कूल में तो खैर पढ़ाने में गुरुजी एटलस को टीचर दिखलाए ही होंगे। अब बोलो इतना छोटा सा पूरे विश्व को दिखला दिया गया। भारत जिसका क्षेत्रफल आप पढ़ते हो 32,87,200, क्या है, मुश्किल से 3-4 इंच में दिखला दिया गया हो। अर्थात पूरे विश्व को उस कितना एक छोटा सा रूप में, क्योंकि विश्व की प्रतिकृति उसमें दिखलाया गया, तो छोटा रूप में है। अब बहुत बड़ा है, विश्व से बहुत बड़ा, विश्व तो अट जाए ग्लोब पर, नहीं। अनंत है, नहीं है, अनंत नहीं है, छोटा, बहुत छोटा है। पूरे विश्व को, पूरे पटना क्या एक बिंदु के माध्यम से दिखलाया जा सकता है। पूरे पटना को एक बिंदु के, अरे यहां से पढ़िएगा, जब आगे फिर आपको देना एग्जाम है, यहाँ पास करोगे तो सीटेट एस्टेट का एग्जाम देना, वहां भी क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर प्रश्न पूछता है एटलस पर जो है 2 इंच में इतना दिखलाया गया, तो वास्तविक में वो कितना दूरी को दिखलाया गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है कल भविष्य में अन्य एग्जाम में भी आपको काम आएगा। विकास की स्थिति के आधार पर, ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो,
रिपीट आ गया। बस आप यूनिक पब्लिकेशन का बुक हाथ में लो, डिस्कशन को देखो, प्रश्न को बनाओ, तो आप पाओगे कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन में कम से कम तो 5 क्वेश्चन तो रिपीट क्वेश्चन ही हो जाएगा। देखो यहीं पर 2 क्वेश्चन अब तक रिपीट हो चुका है, अभी और कितना प्रीवियस ईयर का बनाना शेष है ना। कहता है संसाधनों का, संसाधन क्या हुआ, लोहा कोयला खनिज संपदा जो भी है वो संसाधन है, जल भी संसाधन है। तो संसाधन का क्या है, हमारे पास संभावित कितना कोयला है, हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास कितना संभावित कोयला का भंडार है, कितना लौह अयस्क का भंडार है, या जो भी अन्य कितना हम रिजर्व, जैसे अभी पेट्रोलियम संकट है तो है ना, हमारे पास 90 दिन का या इतना दिन का पेट्रोलियम हम रिजर्व रखते हैं, हमारे पास कितना दिन का पेट्रोलियम रिजर्व है, या बफर स्टॉक एफसीआई क्या करता है, चावल दाल गेहूं कितना दिन खाद्यान्न हमारे पास स्टॉक है, विकसित हमने कितना उसको रिफाइन कर लिया है। अर्थात ये सभी के सभी जो है हमारी विकास की संभावित तौर पर हमारे पास कितना कोयला भंडार है, कितना कोयला से हमने निकाल कर जमा किए हुए हैं, कितना जो है उसे विकसित रूप में हमने उसे ऊर्जा के रूप में उसे परिवर्तित कर दिए हैं। तो कुछ भी वहां दे सकता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट क्वेश्चन था, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज के लिए। अब झारखंड के फिर देखें लौह अयस्क के लिए, झारखंड का लौह अयस्क के लिए पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम जो है वो झारखंड में पश्चिम, जहां टाटा बोलते हो, कॉपर, कॉपर के लिए झारखंड का कौन सा है, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा जो है झारखंड में कॉपर का, तांबा का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हो जाता है, महत्वपूर्ण जो है उत्पादक क्षेत्र में उसकी पहचान हो जाती है। अब फिर आइए यहाँ पर जितने भी देखना है सभी को है। बॉक्साइट के क्षेत्र में यदि हम देखें तो यहाँ पर बॉक्साइट में भी लोहरदग्गा जो है सो आता है, बॉक्साइट में भी लोहरदग्गा है, कॉपर में भी पश्चिम सिंहभूम ने, कॉपर का पूर्वी सिंहभूम कर दीजिए, कॉपर जो है वो है पूर्वी सिंहभूम, कॉपर में पूर्वी सिंहभूम, लौह अयस्क में पश्चिम सिंहभूम, बॉक्साइट में लोहरदग्गा। आंसर क्या हो गया, अवरह कोडरमा, कोडरमा से ही सटा हुआ बिहार का नवादा, बिहार का गया, बिहार का जमुई, यहाँ पर भी अवरह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वर्तमान समय में अवरह के क्षेत्र में, वर्तमान में अवरह के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है अवरह के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है। बाघ परियोजना, जानते दुनिया का पूरे विश्व का 78% बाघ अकेले भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व में जितना भी बाघ है उसका 78% अकेले भारत में है। बाघ का शिकार कोई नहीं करे, बाघ को संरक्षण दिया जा सके, इसके लिए 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। 1992 में हाथी परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ताकि प्रत्येक जो वन्यजीव हैं, चाहे वो बाघ हो, सिंह हो, हाथी हो, चीतल हो, चीता हो, सभी को संरक्षण दिया जा सके उसकी हद, क्योंकि ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, ये धरती हम सभी के लिए, पेड़ पौधे पादप जीव जंतु शाकाहारी मांसाहारी सभी के लिए ये उपलब्ध है। वर्तमान में भारत में कितनी बाघ परियोजना है, तो 58। वर्तमान समय में जो है हमारे देश में 58 बाघ परियोजना है। बिहार का कौन है बता सकते हो, बिहार का है वाल्मीकि, बिहार का एकमात्र है वाल्मीकि बाघ परियोजना या राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके कहां पर पड़ता है, तो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख, अब देखो क्वेश्चन 2024 का है, इसमें होता क्या है, ये सब जो प्रश्न होता है थोड़ी सी उसमें जो है बदलाव होने की संभावना बनी रहती है, वेरिएशन की संभावना बनी रहती है।
और बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बड़ा कांटे का टक्कर होता है। कोयला के क्षेत्र में कहां पर थोड़ी सी उत्पादन को देखें तो अब 2024 के क्षेत्र में ऐसे वर्तमान में उड़ीसा नंबर 1 हो गया है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि 2024 का है तो लगभग 26% के साथ झारखंड नंबर 1 था, 25% के साथ जो है उड़ीसा नंबर 1 हो जाता है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल भी जो है सो कोयला का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बाद इसका स्थान नंबर 3 पर जो है वो मध्य प्रदेश एमपी हो जाता है। तो अलग अलग राज्यों में, और सबसे पहला जो कोयला की खदान थी, सबसे पहला कोयला खदान जो है भारत में 1774 में, वह रानीगंज पश्चिम बंगाल में ही उसकी स्थापना हुई थी। झारखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कौन है? झरिया। झारखंड जो है, अब यहां ध्यान रखना है क्योंकि ये डाटा बेस पर है, तो अलग अलग वर्ष में उसमें अलग अलग स्थान हो सकता है। पारादीप पत्तन, अब देखिए पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में याद कीजिए, वहां पर कौन दिया था? वहां कांडला बंदरगाह दिया था। अभी देखो पारादीप बंदरगाह, और मैंने आपके भारत का 11 महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम लिख कर दिखलाया कि कौन कौन राज्य में वो कौन कौन से बंदरगाह हैं। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि याद रखने में सहूलियत हो। चल, अब यहां पर जो है सबसे ऊपर में जो है राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह और कलकत्ता बंदरगाह। उसके बाद राज्य जो आता है वो राज्य कौन आता है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पर यही आंसर हो जाता है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। उसके बाद राज्य का नाम कौन है? देखो कुल पूर्वी तट का ही राज्य है। उसके बाद है राज्य का नाम आंध्र, जहां पर कौन सा है? विशाखापट्टनम। उसके बाद राज्य का नाम है क्या? तमिलनाडु। उसके बाद राज्य का नाम है तमिलनाडु, जहां 2 बंदरगाह बड़े हैं, एक तो हो गया मद्रास बंदरगाह और एक होता है तूतीकोरन बंदरगाह। अब उत्तर स्पष्ट हो गया। ये सभी बंदरगाह कहाँ है? ये सभी बंदरगाह है पूर्वी तट पर। कौन तट पर? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट का बंदरगाह अर्थात बंगाल की खाड़ी पर जो अवस्थित बंदरगाह है वो सभी पूर्वी तट का बंदरगाह कहलाता है, और अरब सागर पर जितने बंदरगाह हैं वो सभी पश्चिम तट के बंदरगाह कहलाते हैं। तो कितना उत्तर आपके पास उपलब्ध हो गया? मानचित्र पर नीले रंग, आप देखते हैं मानचित्र पर, ग्लोब पर, एटलस में जो फिगर बना होता है उस पर अलग अलग आकृति होती है। अब देखिए पर्वत को दिखलाते हैं भूरा रंग से, मैदान को दिखलाते हैं हरा रंग से, पठार को दिखलाते हैं पीला रंग से, और जल को दिखलाते हैं नीला रंग से। ऐसे ही पढ़ते हैं कि पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्यों कहते हो? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। इसे जल को दिखलाते हैं किस रंग से? नीला रंग से। चारों रंगे दिखलाता है बस, और चारों का चारों देखो उत्तर आपका हाजिर हो। पांचवा, इस पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछने की संभावना ही खत्म हो जाती। तो चारों का चारों आंसर के रूप में आपके सामने उपलब्ध है, और ये उपलब्धता कहां से उपलब्ध होती है? यूनिक भारती के माध्यम से। यूनिक पब्लिकेशन का एक तो बुक स्तरीय है, प्रश्न को बड़े ही हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, उसी प्रकार जो है यहाँ पर जितने प्रश्न हैं बड़े ही उन प्रश्नों के पिटारा में चुन चुन कर आपके परीक्षा के अनुकूल प्रश्नों को यहाँ रखा गया है, और उसका सटीक एक्यूरेसी के साथ विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक व्याख्या और एक्सप्लेनेशन दोनों उपलब्ध है ना। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने, सभी को मत देने। देखो सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने पुरुष के साथ साथ महिला को भी मतदान का अधिकार दिया। अमेरिका में यह 1920 में दिया गया।
और चीन और रूस तो दोनों मूलतः साम्यवादी देश हुआ करता था। भारत में सभी को मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 के आधार पर 1950 से प्राप्त होता है। इंग्लैंड यूके में 1928 में प्राप्त होता है। तो दुनिया का पहला देश था जिसने महिला को भी मत देने का अधिकार दिया, वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। कब दिया? तो 1893 में दिया। अमेरिका ने कब दिया? तो अमेरिका ने 1920 में दिया। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने, महात्मा गांधी का इच्छा था। पंचायती राज पर क्वेश्चन देखो, फिर देखिए थोड़ा सा भिन्न रूप में है प्रीवियस ईयर में। अब सबको देखो, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? ये तो फंडामेंटल राइट है, अर्थात इसमें क्या है? ये है आपका मौलिक अधिकार। ये क्या है? मौलिक अधिकार। ये क्या कहता है? कहता है कि संसद, पार्लियामेंट, संसद मौलिक अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून का निर्माण कर सकता है। 36 ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में राज्य कहते किसको है। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और उसके कल्याण तक। तो बच्चा आंगनबाड़ी, नाम तो आपने सुना होगा, आंगनबाड़ी में बच्चे को पौष्टिक आहार दी जाती है, उसे विभिन्न प्रकार दवा और टीकाकरण भी होता है, बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है और बच्चे को किसी प्रकार का वर्डन भी नहीं दी जाती है। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे ताकि महात्मा गांधी का जो स्वप्न था ग्राम स्वराज के माध्यम से राम राज की स्थापना करना और इसे संवैधानिक दर्जा, इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो यदि आप PYQ देखोगे तो पंचायती राज से अलग अलग प्रकार से अलग अलग लाइन में वह क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा है। यदि आप पूरे प्रीवियस ईयर को देख लोगे तो यकीन मानो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आएगा वो यूनिक भारती के अध्ययन के साथ ही उस क्वेश्चन को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर पाओगे। चलिए अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। स्थापना कब हुआ? तो 1950 में हुआ। वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं? तो अब कर दिया गया है 37+1। ये कब हुआ है? ये मई 2026 से। इसके पहले कितना था? 33+1। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो तो सभी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सभी न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे अपने मन से ना। तो किसकी सिफारिश पर? तो कोलेजियम के सिफारिश पर नियुक्त करेंगे। नियुक्ति के बाद वो कब तक? तो नियुक्ति के बाद जब उनकी नियुक्ति होगी तो नियुक्ति के बाद वो 65 वर्ष की अवस्था तक, कितने? 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर काम करेंगे।
नियुक्ति के बाद वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर काम करेंगे। इसके पहले वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्यपाल किसको नियुक्त करेंगे? तो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय का न्यायाधीश को, जिला न्यायालय का न्यायाधीश को राज्यपाल नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेंगे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री किसको करेंगे? तो एक्चुअली अब तो नीति आयोग है, अब तो योजना आयोग रहा नहीं, तो क्या करोगे? नीति आयोग का उपाध्यक्ष को, नीति आयोग का उपाध्यक्ष को, है ना। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? अभी तो जो काफी चर्चा में सुना होगा कि भाई संसद में 33% महिला के लिए आरक्षण का विधेयक सरकार पास नहीं करा सका। देखो क्या प्रधानमंत्री घूमते रहे कि जदयू राजद से लेकर कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी, टीएमसी सभी महिला विरोधी है, हम प्रस्ताव लाए तो पास करने दिया। अर्थात क्या, लोकसभा और विधानसभा में तो है नहीं। पंचायती राज में देखो अनुच्छेद 243 का डी नंबर कहता है कि पंचायती राज में कम से कम 33% स्थान महिला के लिए आरक्षण में रहेगा। अब देखो बिहार पहला राज रहा, बिहार पहला राज जहां जिसने महिला को 50% का आरक्षण दिया। अभी देखो बिहार में चुनाव होना है, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड मेंबर का, तो आप पाओगे कि यहाँ 50% स्थान महिला के लिए रिजर्व है। 50% बिहार पहला राज रहा, मंत्रिमंडल में नहीं है। ये दोनों में होगा, ये दोनों में 2029 से लोकसभा और विधानसभा में भी महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग कैसी संस्था है? यह गैर संवैधानिक, कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ। अब देखो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन प्रणाली, जहां जनता का शासन प्रणाली हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। जहां जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो, जहां जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी होती है, सत्ता में सबको भागीदारी का अवसर दिया जाता है। तो लोकतंत्र में यदि अशिक्षा होगी तब तो वोट को खरीद लेंगे। भारत क्रय विक्रय होता है ना। अभी देखो मुखिया के चुनाव में वोट खरीदते होंगे, अपने गांव में देखा होगा, शराब पर वोट, पैसा पर वोट, कपड़ा पर वोट, है ना। तो निर्धनता, तो सहायक ने गरीब रहेगा तो वोट खरीदेंगे, नहीं होगा। विषमता रहेगी तो नहीं होगा, लेकिन विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, सड़क बनेगी, बिजली का निर्माण होगा, घर घर तक नाली की सुविधा होगी, शौचालय की सुविधा होगी, स्कूल की सुविधा होगी, चिकित्सालय की सुविधा होगी। तो लोकतंत्र की मजबूती होगी, क्योंकि उससे सभी जनता को भागीदार का अवसर मिलेगा, चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, शिक्षा की सुविधा मिलेगी। तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है? शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस भोजन प्लस वस्त्र प्लस आवास, ये जीवन की, यदि ये 5 आवश्यकता पूरा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है आपका विकास पूरा नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा। क्षेत्रवाद, हम बिहारी हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं,
तो ये क्षेत्रवाद की भावना होती है तो क्या हमारा राष्ट्र कमजोर पड़ता है? हम कोई बिहार के नागरिक नहीं हैं, हम कोई बंगाल के नागरिक नहीं हैं, हम केवल भारत के नागरिक हैं। लेकिन फिर भी देखते हो मराठी में क्या बोला कि मराठा, जो मराठी नहीं जानेंगे उसको ऑटो रिक्शा का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में देखो हिंदी का विरोध होता है। तमिल संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, जब आप क्षेत्रवाद की भावना करते हैं तो क्या अपने क्षेत्र से लगाव तो होता है, लेकिन पूछता है कुपरिणाम क्या होता है? तो राष्ट्रीय हित तो नहीं होता है, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद का विकास होता है, फिर वही धीरे धीरे अलग देश अलग राष्ट्र की मांग शुरू हो जाती है। तो क्षेत्रीयता की भावना भविष्य में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देता है। एक तो देखिए विद्यार्थी का एक क्या मिला आभास कि 2024 की तुलना में 2025 का क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। अर्थात 2026 में थोड़ा और कठिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 कल तक आपने पढ़ा 2025 के, 2024 देखिए क्वेश्चन का। तो इससे क्या अंदाजा मिलता है कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो भी है वो आपके सिलेबस के दायरे में है। 6, 7, 8, 9, 10 के जो बुक में आपने पढ़ा, अरे एक बार फिर से विद्यार्थी बन जाओ तो क्या दिक्कत है? अरे फिर से एक बार विद्यार्थी उसी क्लासरूम का विद्यार्थी बने, उस किताब को पढ़ें और उसके बाद देखें कि कितना पढ़े। और यूनिक पब्लिकेशन का बुक आपके हाथ में, अब उसको देखेंगे कि जो हमने पढ़ा उसको कितना डिलीवर कर रहे हैं तथा कितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। वहां सब्जेक्टिव पढ़ना है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। अब दिक्कत हो रही है तो फिर एक्सप्लेनेशन देखिए और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अपनी नॉलेज को ब्रीफ कीजिए। और कितना ब्रीफ किए उसके लिए अपने आप को, अपने पे भरोसा है तो दाव लगा लो, यूनिक पास टेस्ट पास से जुड़ जाइए और देखिए कि हम प्रश्न का कितना हल कर पाते हैं, कितने सवाल का जवाब दे पाते हैं, कितना हमारा इजाफा हुआ है पहले की तुलना में। उसके लिए करना क्या है, यह आपके यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से? तो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और फिर भी यदि कोई बाधा हो तो आइए, हेल्पलाइन नंबर आपके पास मौजूद है, उसके माध्यम से अपने आप को बेहतर सशक्त बना सकते हैं और इस क्षेत्र में अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थीगण, अगले दिन पुनः नए सेशन, नए प्रश्न, नए विषय वस्तु के साथ जो प्रीवियस में पूछा गया है, प्रत्येक प्रश्न को, क्योंकि हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ मुलाकात करते हैं। आज क्लास को विराम देते हैं, पुनः कल नियमित रूप से नियत समय पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।